नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2024। जी हां साथियों, हाल ही में 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स देशों की बैठक हुई। इस बैठक में क्या अहम बातें रहीं, क्या मुद्दे रहे, क्या है ब्रिक्स प्लस, इन सारी बातों को एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी एक बारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अधिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ब्रिक्स प्लस 2024। तो क्या है ब्रिक्स और क्या है ब्रिक्स प्लस? अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 5 नेशन। कौन कौन से 5 देशों का समूह? जिसमें आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद इस बार जो 2024 में, अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट हुई, इसमें 5 देश नए और ऐड किए गए। कौन कौन से थे ये नए? इनको ब्रिक्स प्लस कहा, जो ऐड किए गए। कौन कौन से थे? इसमें आपका सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, ईरान और इथोपिया, इन 5 देशों को नया ऐड किया गया। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए सभी देशों के, यानी 5 जो पुराने मेंबर हैं ब्रिक्स के और 5 वो जो नए हैं, उनके अलावा भी अलग कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रशिया में पहुंचे। किसके लिए? ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए। मोदी जी भी हमारे पहुंच गए रशिया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोदी जी का ग्रांड वेलकम हुआ। उसके बाद बात करें, ये सारे के सारे जो देश थे, ये सारे के सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कहां थे? यहां देखिए न्यूज बनी। न्यूज क्या बनी? 2024 आपसी कारोबार के लिए बना मास्टर प्लान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या हुआ? ब्रिक्स समिट में भारत ने जमाई धाक, वैश्विक शक्तियों को ऐसे कर रहा बैलेंस। ये सारी मीडिया फुटेज बनी। उसके बाद ये सारे लोग कहां पहुंचे? तो सारे लोग पहुंचे रशिया में, एक शहर है कजान। कजान में जाके सारे लोग पहुंच गए। यानी इस बार जो होस्ट कंट्री है ब्रिक्स का, वो कौन है? रशिया। यानी रशिया इस बार इसका अध्यक्ष बना हुआ है। उसके बाद बात करें तो ये इस जगह पे, यहां ये फोटो आपने खूब वायरल देखी होंगी, कजान शहर की ये फोटो है। यहां सारे के सारे लोग पहुंचे। उसके बाद बात करें तो ब्रिक्स में जो देश है वो मैंने आपको बता दिए, रशिया, चाइना, और इधर बात करें रशिया, चाइना, भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के मेंबर देश हैं। उसके बाद बात करें, ये मेंबर जो ब्रिक्स के 5 देश हैं, ये दुनिया की 41% पॉपुलेशन रखते हैं, 24% अपने पास जीडीपी रखते हैं और 16% ट्रेड को ये अपने पास रखते हैं। मतलब जो दुनिया का ट्रेड है, व्यापार है, उसे 16% को अपने पास रखते हैं। वहीं अगर बात करें ब्रिक्स के अंदर, तो ब्रिक्स में सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स समिट सबसे पहली जो हुई थी, वो आपकी 16 जून 2009 को हुई थी, जिसे रूस ने होस्ट किया था। और अभी भी बात करें 2024 में 22 से 24 अक्टूबर तक जो हुई है, उसे भी रूस ने ही होस्ट किया था। भारत की बात करें तो भारत ने जो 2021 को ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसे भारत ने होस्ट किया था। और अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा, यानी 2025 में जो होगा, उसे ब्राजील होस्ट करेगा। वहीं अगर बात करूं ब्रिक्स की, ब्रिक्स में क्या क्या हुआ, अगर ब्रिक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो विचार आया था ब्रिक्स का, वो 2001 में आया था। 2006 में एक संगठन बना जिसे ब्रिक के नाम से, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक। ब्रिक बोले तो इसमें एस नहीं था, केवल BRIC था। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना। यानी 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे ब्रिक बोला। बाद में 2010 में उसमें एक नया देश शामिल हुआ जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से एस और बढ़ गया, यानी यह संगठन बन गया ब्रिक्स। तब से 2010 से यह अस्तित्व में आया। उसके बाद वर्तमान में यानी 2024 में इसमें 5 देश नए ऐड हुए। 5 देश कौन कौन से नए ऐड हुए? जिनमें आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये नए देश इसमें शामिल हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स ने, अगर बात की जाए तो ब्रिक्स, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स का जो निर्माण किया गया वो किस लिए किया गया? ब्रिक्स का जो निर्माण किया गया वास्तव में वो G7 कंट्री को काउंट करने के लिए किया गया। अब ये G7 क्या है, इनको काउंटर कैसे? देखिए, G7 कंट्री है ग्रुप ऑफ 7 नेशन। G7
कौन कौन से देश हैं इस G7 में, जरा यहां देखिए। इन G7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका कनाडा, यूके, यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान और द यूरोपियन यूनियन, ये इसमें शामिल है। इनकी बात करें तो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमी देश हैं। ये मानते हैं कि दुनिया हमसे ही चलती है, तो इनको काउंटर करने के लिए, ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसलिए ईस्टर्न वर्ल्ड ने इनको काउंटर करने के लिए एक तरह से ब्रिक्स का निर्माण किया। वहीं बात करें इनकी करेंसी डॉलर, जो कि पूरी दुनिया में विख्यात है। अगर पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो पूरा व्यापारी पूरी दुनिया ही डॉलर में व्यापार करती है, दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर में ही होता है। वहीं बात करें तो ब्रिक्स ने सोचा यार इनको काउंटर करने के लिए इनकी करेंसी यानी डॉलर को रिप्लेस किया जाए और अपनी कोई नई करेंसी बनाई जाए। अच्छा, वहीं पे इस तरह से अमेरिका ने यहां भाई पूरा का पूरा जो प्रभुत्व है यहां G7 पर वो अमेरिका का है। ये जो पूरा ग्रुप है G7 वो अमेरिका और उसके चुन्नू मुन्नू लोगों का ग्रुप है, यानी जो उसके पिछलग्गू देश है उनका एक ग्रुप है। वहीं बात करें अमेरिका ने जब वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हुआ उस समय पे तो बैंक बनाई, एक वर्ल्ड बैंक एक IMF। तो वर्ल्ड बैंक और IMF क्या था, दूसरे देशों को कर्जा देने के लिए एक बैंक थी, यानी कोई देश अगर डूब रहा है तो उसे कर्जा दो और उस पर राज करो, बस कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन रख दो कि भाई जैसे जैसे हम करेंगे तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। अच्छा, सेम वैसे ही इस बार जो ब्रिक्स देश हैं इन्होंने भी अपनी बैंक बनाई और इस बैंक का जो मुख्यालय वो संघाई चीन में है। बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। यानी इन पांचों देशों ने सबने बराबर बराबर इसमें पैसा डाला कि भाई अगर अब किसी को बिल्कुल जरूरत होगी वो अपना पैसा निकालेगा, काम करेगा। लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि यार जो हमने पैसा डाला है ना, इस पैसे से जो देश गरीब है या जो पिछड़ रहे देश है उनको पैसा देके और उनको साथ लेके अपन चलेंगे, क्योंकि जो इसमें देश थे वो बढ़िया से, मतलब एक तरह से अगर रशिया को हटा दें तो सारे विकासशील देश है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। अगर भारत चीन देखें तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कुछ इस तरह से 2009 में हुआ और ये 4 देश थे। बाद में एक और देश जुड़ा, साउथ अफ्रीका, और 5 हो गए। वर्तमान में इसमें 10 देश हैं। तो फाइनली इस बार जब 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन रशिया में हुआ तो मोदी जी पहुंच गए, ब्रिक्स में पहुंचे जी, पुतिन साहब से गर्मजोशी से मिले। उसके बाद अगर बात करें तो सभी ने, जितने भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, सभी ने यहां एक फोटो सेशन बढ़िया से कराया। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद अहम जो बातें मोदी जी ने बताई कि भाई देखिए हम 43% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स और 35% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है, 32% हमारी वैश्विक मतलब जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का, 20% निर्यात को हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा मोदी जी ने ब्रिक्स के बारे में कहा। और मोदी जी ने कहा कि भारत पूरी तरह से दृढ़ है ब्रिक्स में अपनी भूमिका निभाने के लिए। मोदी जी ने अपने जो यूपीआई है उसका उदाहरण देते हुए कहा कि जो हमारा यूपीआई है जिससे आप पेमेंट करते हो, इसे कई देश यूज कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स मेंबर चाहें तो हम अपने यूपीआई का जो टेक्नोलॉजी उसे शेयर करने के लिए ब्रिक्स के साथ तैयार हैं, ऐसी बातें मोदी जी ने कही। कि उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर जो देश आए वो 23 देश आए। देखिए 5 तो पुराने और 5 नए ऐड हुए, 10 तो ये, इनके साथ साथ 23 देश भी और भी आए। इस बात को लेके जो बाइडेन परेशान हो गए कि यार मैं तो चाह रहा था कि जो पुतिन है उसे पूरी दुनिया से बाइकआउट करा दूं, अलग थलग करा दूं, लेकिन पुतिन ने दुनिया के टॉप 23 देशों को अपने साथ बिठा लिया और इवन 5 तो नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल हो गए। इनकी मुश्किलें बढ़ी। बोले भैया हम एक नादान बालक के चक्कर में उल्टा लटक गए, मतलब अपना जो हमारा पासा था वो हमारे ही गले पड़ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ कई सारे उल जलूल बयान दिए थे। आपने भी सुना होगा निज्जर की हत्या जब हुई थी कनाडा में, तो इन्होंने कहा था, कनाडा ने भी, ये भी कनाडा की सपोर्ट में आए थे कि भारत करा रहा है अपने जासूसों से। उसके बाद अभी जो पन्नू है जो खालिस्तानी है, खालिस्तान की मांग करता है, अमेरिका का और कनाडा का नागरिक है, उसके समर्थन में आए कि भाई साहब तुम्हारे एक व्यक्ति ने, एक विकास यादव करके है, उसने जो है इसे मारने की कोशिश की है। तो बहुत सारी बातें इन्होंने की। यह दबाव बनाया था केवल और केवल भारत पे कि भारत ब्रिक्स में ना जाए या वहां जाके कोई नया समझौता ना कराए। चलिए भारत इनसे एक कदम आगे निकला, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे जो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी रशिया की, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि रशिया, यूक्रेन और रशिया जो युद्ध है उसके चलते रशिया बहुत ज्यादा अलग थलग पड़ गया था दुनिया की नजरों में। लेकिन रशिया को अपनी इमेज दिखानी थी कि भाई मेरे साथ भी एक देशों का समूह है, उसमें उसके दो बड़े सहयोगी, नंबर 1 चीन और भारत, आपस में एक दूसरे से खफा चल रहे थे। तो ऐसे में जब तक इन दोनों के बीच समझौता नहीं होगा तब तक ये दोनों रशिया के साथ खुल के कैसे आए। ऐसी चक्कर में इसी बात का फायदा अमेरिका उठा रहा था और चाइना और भारत के बिगड़े हुए संबंधों का
जो बिगड़े हुए संबंधों से जो लाभ था वो अमेरिका लिए जा रहा था, एक तरह से ये कह सकते हो आप। यानी एक बोलते हैं ना कि जब दो पड़ोसी लड़ रहे हो तो तीसरा वाला उसका फायदा उठाता है, तो बिल्कुल यही अमेरिका कर रहा था भारत और चाइना को लेके। ऐसे में रूस का सबसे जो बड़ा एक तरह से कदम था वो ये था कि यार पहले सबसे पहले भारत और चाइना का ये जो झगड़ा है ना, सीमा विवाद, इसे सुलझाओ। तो विवाद क्या था और हुआ भी वही। तो देखिए ये फोटो अगर आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया में ये फोटो छपी और भाई पूरा बवाल मच गया। क्या बवाल मचा? सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक टेबल पे बैठे और बातचीत हुई, और बातचीत भी बड़ी लंबी चौड़ी हुई। यहां देखिए सी जिनपिंग और इनका पूरा मंत्रालय, इधर मोदी जी पूरा मंत्रालय। तो इन दोनों ने बॉर्डर रिजॉल्व करने की बात की, बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने की बात की कि भाई जो हमारे बीच सीमा पे जो विवाद चल रहे हैं हम उन दोनों को निपटा लेंगे, विवाद को निपटा लेंगे और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हुआ भी यही। हमारी तरफ से डोभाल साहब और इधर से वांग वी, जो कि ये मानो जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं चाइना के, उन दोनों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया कि भैया वांग वी चाइना की तरफ से तुम्हारी ड्यूटी है और डोभाल साहब भारत की तरफ से तुम्हारी ड्यूटी है कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को समाप्त किया जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा साहब, हो गया, बहुत बढ़िया। अब भाई जब ये सारी बातें हुई, बाय द वे बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था? 15 जून 2020 को हिंसा हुई गलवान घाटी में। गलवान घाटी कहां है? लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद LAC के पास गलवान नदी में, गलवान घाटी में चाइना ने हमारी सीमा की तरफ कदम बढ़ाए, जिसमें बहुत सारे आपस में लड़ाई हुई और एक तरह से धारदार हथियारों से चाइना के सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला किया। बदले में 20 जवान हमारे शहीद हुए और 60 जवान चाइना के मारे गए। वहीं अगर बात करें तो ये देखिए सारी यहां LAC पर ये घटना हुई। ये लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC के यहां पर ये लाइन जो घटना हुई किसकी? जो आपकी गलवान घाटी इंसिडेंट है। वहीं अगर बात करें तभी से देखिए इस तरह से झड़पें हुई, तभी से भारत और चीन की सेना आमने सामने आई और तभी से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। बाकी पहले से तो बढ़िया चल रहा था, मतलब जो एक तरह से 62 में युद्ध हुआ उसके बाद कभी नहीं हुआ, अब ये हुआ था कब? 2020 में। उसके बाद से अब ये दोनों देश टेबल पर आकर बैठे, 61 साल बाद ये विवाद हुआ, दोनों देश टेबल पे बैठे और ये मैटर सुलझाने की बात कही। वहीं अगर मैं बात करूं तो फाइनली एक बयान आ जाता जयशंकर साहब का कुछ दिन पहले। कब आया था? ये शायद 13 सितंबर के आसपास बयान आता था। मतलब मोदी जी तो ये बातचीत करके आ गए, लेकिन ये बातचीत ऐसा नहीं कि गए थे और तुरंत हो गई थी, नहीं। इससे पहले भी मोदी जी रशिया गए थे, अब से कुछ दिन पहले जयशंकर साहब भी रशिया गए थे, अजीत डोभाल साहब भी रशिया गए थे पुतिन से मिलने। पुतिन ने एक तरह से बिचौलिए का काम किया चीन और भारत के रिश्तों को सुधारने के लिए, क्योंकि पुतिन को पता था कि भाई पहले इन दोनों का मैटर सॉल्व कराओ तभी ये दोनों मेरे साथ आएंगे। तो पुतिन की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। यहां देखिए जयशंकर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई हम चीन के साथ अपने 75% विवाद सुलझा चुके हैं। मतलब 75% जो विवाद है चीन के साथ वो सुलझ चुका है। मतलब क्या हुआ? मतलब पहले से पता था कि भैया चीन के साथ बातचीत होनी है, ऐसा होना है, मोदी जी ब्रिक्स में जाएंगे, वहां ये सारी चीजें होंगी, तो ये पहले से ही तय था। फाइनली हुआ भी यही, बढ़िया से ये सारी चीजें करके आ गए। और देखिए इस तरह से फिर मीम होने लगे कि देख ले अमेरिका, ये तीनों लोग यहाँ आने लगे, तो ये सारे मीम वायरल होने लगे। तीन चेहरे पर मुस्कुराहट और कहीं जल गई आग। ब्रिक्स समिट में मोदी सी के साथ पुतिन का यह इशारा अमेरिका समझ तो रहा होगा। इस तरह से न्यूज की हेडलाइन बनने लगी। अच्छा जी, अब यहां बात करें पुतिन का जो सहाय करने वाली ब्रिक्स समिट की ये तस्वीर पश्चिम देशों को ऐसे दिया झटका। तो ये सारी चीजें आप देखिए। तो अब देखिए पश्चिमी देश जो है पुतिन, जो ब्रिक्स है वो पुतिन के लिए एक तरह से गिफ्ट शामिल हुआ है, जिसे G7 का एकदम काउंटर करने के लिए जिसे बनाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए, ये सारी बातें मैंने बता दी, डॉलर की जगह ब्रिक्स अपनी करेंसी चाहता है कि भाई डॉलर में हम व्यापार ना करें और हम अपनी करेंसी में ही व्यापार करें। ये सारी बातें ब्रिक्स चाहता है कि डॉलर को एक तरह से पूरी तरह से हटा दिया जाए, जिससे जो पूरी दुनिया पे अमेरिका का प्रभुत्व है वो खत्म कर दिया जाए। अच्छा, इसको लेके जो चीजें थी जो सामने आई, फाइनली मोदी जी तो आ गए वापस। मोदी जी वापस आए, लेकिन ये जो चीजें हुई, यानी जिनपिंग, पुतिन और मोदी की जो मीटिंग हुई, इसका असर वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखने लगा। क्या असर है? जरा ये न्यूज देखिए, गजब की न्यूज है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर संकट गहराया, सांसदों ने मांगा इस्तीफा। गजब बात है भाई, इन्हीं के सांसद यानी कनाडा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ट्रूडो, इनके ही सांसदों ने, इन्हीं की पार्टी के सांसदों ने इनसे इस्तीफा मांग लिया है। अभी 24 अक्टूबर की ही न्यूज है कि भाई सुनो,
तुमसे ना हो पाएगा। बोले कैसे? तुमने फालतू का आरोप लगा दिया किस पर? इंडिया पर। तुम जो अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जैसे अपने यहाँ रॉ है, ऐसी जो इनकी एजेंसी है, उसका इस्तेमाल तुम अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हो और तुमसे हो नहीं पाएगा, इसलिए इनकी छुट्टी कर दी। बोले तुम छुट्टी पे जाओ और अपना इस्तीफा दे दो, और इनको डेडलाइन भी दे दी। बोले 28 अक्टूबर तक अपना इस्तीफा दे दो और भैया निकल लो, पार्टी में बने रहो, लेकिन अब तुम आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहोगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, गजब चल रहा था इनके बीच। अब वही वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिसेंटली क्या किया? एक काम किया, अपनी पार्टी के इस्तीफे के दबाव के बीच ही जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा फैसला लिया, भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या फैसला ले लिया कि जो इन्हीं की पार्टी इन पर इस्तीफा देने का दबाव डाल रही है, बोल रही है 28 अक्टूबर तक अपना इस्तीफा दे दो। और एक सांसद ने नहीं, इनकी पार्टी के ही 24 सांसदों ने इन पर दबाव डाल दिया कि भाई साहब इस्तीफा दे दो। अब क्यों दे दो? क्योंकि ये पूरी तरह से खालिस्तानी समर्थक थे, एक तरह से ये मानो, जो पन्नू है उसके पूरे समर्थन में थे। और इवन एक बात बताओ यार, मतलब ये जांच किए हैं कि भाई पन्नू को मारने के लिए, निज्जर की हत्या के लिए इंडिया जिम्मेदार है। भारत ने कहा भाई कोई प्रूफ दो, हम मान लेंगे। ऊपर से पन्नू, एक बात बताओ, भारत ने उसे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है अपने देश से, आतंकवादी करके ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो भाई पहली बात तो तुम्हारे यहां पहुंचा तो जाली पासपोर्ट पे पहुंचा, जाली वीजा बनवा के पहुंचा। ऊपर से तुम उसकी जांच तो किए नहीं, उल्टा उसे नागरिकता भी दे दी अपने यहां की, और उल्टा उसकी जांच करने की जगह उल्टा आरोप भारत पे लगा रहे हो। और यह बात तुम्हें जब 2023 में पता चल गई थी निज्जर की हत्या के मामले में, तो तब से काहे नहीं बताए? तो भाई साहब इनके लोगों ने, इन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने इन्हीं का जो है बैंड बजा दिया। बोले कि भाई साहब सुनो, तुम 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दो वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ऐसे में ये क्यों कर रहे हैं खालिस्तानियों का समर्थक? देखिए सिख मेजॉरिटी जो है बहुत ज्यादा है, कहां? कनाडा में। तो ऐसे में जो सिखों के नेता हैं, उनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही है। सरकार बचाने के लिए इनको उनका राग अलापना पड़ रहा है। इवन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी हमने इन्हें खुद कहा था कि भाई साहब हमारे यहाँ के गैंगस्टर हैं, तुम्हारे यहाँ हैं और जाके पकड़ लो उनको, लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अब क्या किया? जब इनसे इस्तीफे की मांग की, इन्होंने क्या किया? ये न्यूज देखिए जरा। इन्होंने कहा अपनी पार्टी के इस्तीफे के दबाव के बीच ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इन्होंने कहा है कि भाई विदेशी कामगारों की संख्या में कमी कराई जाए। यानी जो लोग विदेश से कनाडा काम करने के लिए पहुंचे, उनकी संख्या में कमी करो। और इन्होंने हाल ही में एक नियम भी बनाने के लिए ऐलान कर दिया है कि एक सख्त नियम बनाया जाएगा कि पहले देखो कि तुमने कनाडा के नागरिक को नौकरी क्यों नहीं दी, क्या कारण थे, पहले तुमने कनाडा के नागरिक को प्रेफरेंस नहीं दिया। उसके बाद जब तुम कारण बता दोगे कि भाई कनाडा के नागरिक में ये दिक्कत थी या वो नौकरी लेना नहीं चाहता था, तब हमने किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी पे रखा। तो इस तरह से इन्होंने एक नियम बनाने की बात कर दी है। अब देखना यह है क्या ही होता है। बाकी इस बात के परिणाम बड़े अभी दूरगामी परिणाम आएंगे। देखिए क्या आते हैं इसके परिणाम, जो भी आएंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपकी कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।